वेलकम बैक। मैं हूं शिवम। आप देख रहे हैं एनसीसी फैन क्लब। फ्रेंड्स, आज से आप लोगों के लिए क्लास 12th फिजिक्स का एमसीक्यू हिंदी में शुरू होने जा रहा है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और आप देखें और खुद दोस्तों में शेयर करके इसका फ़ायदा उठाएं और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। आपका आज का पहला प्रश्न है, किसी वस्तु पर आवेश की न्यूनतम मात्रा कम नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन बी है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऑप्शन सी है 4.8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम और ऑप्शन डी है 1 कूलम। जो बच्चे आंसर जानते हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करें और जो नहीं जानते हैं वो स्क्रीन को देखें। चलिए हम लोग इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। तो आपको मालूम होगा कि किसी वस्तु पर सबसे जो न्यूनतम आवेश की मात्रा होती है वो होती है एक इलेक्ट्रॉन पर जितनी आवेश होती है उसके बराबर। मीन्स हम कह सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो इतने आवेश से किसी वस्तु की आवेश कम नहीं हो सकती। अब ऑप्शन में देखेंगे तो माइनस किसी में नहीं लगा हुआ है, लेकिन अगर हम माइनस को छोड़ दें, यहाँ पर केवल इसकी परिमाण की बात करें, हम लोग नेचर की बात नहीं करें, माइनस लगा हुआ है तो ये बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणावेश होता है, लेकिन उसकी मात्रा कितनी होती है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो किसी वस्तु की जो न्यूनतम आवेश की मात्रा है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से कम नहीं हो सकती है। तो इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन ए। ठीक है, अब चलिए हम लोग दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है आपके लिए कि एक लंबे समरूप आविष्ट सीधे तार से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 एवं दूरी 2r पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है, तो E1 एवं E2 का अनुपात होगा। ऑप्शन ए है 1/2, ऑप्शन बी है 2/1, ऑप्शन सी है 1/1, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस प्रश्न का हम लोग आंसर जानने का कोशिश करते हैं। देखिए इस प्रश्न में पहले क्या कह रहा है, इसको अगर आप जान जाइएगा तो शायद आपको याद हो जाए और आप इस रिलेशन को निकाल सकते हैं। इस प्रश्न में कह रहा है आपके लिए इसमें कह रहा है आपके लिए कि एक सीधा लंबा तार है, ठीक है, जिससे कि r दूरी पर एक बिंदु है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है। ठीक है, और इसी बिंदु से 2r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। ठीक है, तो बोल रहा है कि E1 और बटे में E2 यानी E1 और E2 का अनुपात कितना होगा। तो इस प्रश्न का जवाब आपको जानने के लिए आपको फॉर्मूला को याद करना होगा। तो चलिए बताते हैं। किसी भी बेलन आकार के तार लंबे सीधे तार के कारण R बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E बराबर λ/2π एप्सिलॉन नॉट इंटू R। ठीक है, तो इस लंबे सीधे तार के कारण R दूरी पर इस बिंदु पर यहाँ से R दूरी पर जो E1
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका वैल्यू हो जाएगा हमारा E1 बराबर लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, और E2 का वैल्यू जहाँ पर R लिखा हुआ है इस R की जगह पर आप 2R लगा देंगे तो E2 का वैल्यू हो जाएगा। तो E2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो E2 इक्वल टू हो जाएगा आपका लेमडा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की जगह पर 2R। तो अब देखिए अभी इस 2 को 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो फाइनली E2 का वैल्यू हो जाएगा लेमडा बाय 2 गुना 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो लेमडा बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर हो जाएगा। इस चीज़ को हम लोग नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो आंसर कितना हो गया यहाँ पर E2 का, E2 का आंसर हो गया लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब E1 बटा E2 निकालना है तो यहाँ पर दोनों को डिवाइड कर दीजिए, भाग कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो चलिए भाग करके देख लेते हैं क्या आया था आंसर। देखिए यहाँ से E1 बटा E2 तो क्या मिलेगा हमें, E1 का वैल्यू है लेमडा बटे में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, और बटे में E2 तो E2 का है लेमडा बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब गौर से देखें तो यहाँ पर आपका लेमडा से लेमडा कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट, आर से आर, और 2 दूनी 4। तो ये 2 जो है सो सबसे ऊपर चला जाएगा तो नीचे बचेगा क्या, 1 बचेगा। तो E1 बटे में E2 बराबर आ जाएगा आपका 2/1। तो यानी कि E1 बटे E2 का वैल्यू हो गया 2/1। तो चलिए अब हम लोग अपना ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन 2/1 का है, वही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमारा फाइनल 2/1 जो है ऑप्शन बी में है। तो हमारा सही आंसर हो गया इस क्वेश्चन का 2/1। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए, एक विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 तथा लंब अर्धरक रेखा पर r दूरी पर तीव्रता E2 है। E1 एवं E2 के बीच कोण थीटा है। ठीक है, तो E1 अनुपात E2 एवं थीटा होंगे। यानी आपको यहाँ पर भी वही पूछ रहा है E1 और E2 कितना होगा, E1 और E2 का अनुपात कितना होगा और E1 और E2 के बीच का कोण कितना होगा, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा। तो चलिए इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं क्या कह रहा है इस प्रश्न में। इस प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, एक विद्युत द्विध्रुव है, इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु है। ठीक है, एक बिंदु है, इस पर तीव्रता है E1। ठीक है, और इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E2। तो आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है कि E1 बट्टा में E2 कितना होगा। ठीक है, तो आप याद कर लीजिए कि E1 बट्टा E2 का रिलेशन जब आपको इस तरह के प्रश्न में पूछे तो ये प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है ये जानिए। तो यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव से किसी भी आवेश पर, चाहे आप दाएं चाहे बाएं डॉट डॉट लाइन से बिंदु लेते हैं तो इसको बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति। और विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से लंबवत r दूरी पर ऊपर चाहे नीचे कोई बिंदु लेते हैं तो इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। ठीक है, यहाँ पर जो लंब अर्धरक रेखा कह रहा है ये आपका है निरक्षीय स्थिति, और यहाँ पर देखिए द्विध्रुव के अक्ष से बोल रहा है तो ये हो गया हमारा अक्षीय स्थिति। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर
विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है उन दोनों में कुछ संबंध होते हैं। उस संबंध को अगर आप जान जाएंगे तो इसका आंसर बता देंगे। तो क्या होता है संबंध, जानते हैं हम लोग। तो ई अक्षीय यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई अक्षीय बराबर होता है 2 गुना ई निरक्षीय। ठीक है, यहाँ ई अक्षीय का मान दिया हुआ E1 बराबर में 2 और गुना में ई निरक्षीय का मान दिया हुआ है E2। तो आपको निकालना क्या है, E1 बटा E2। तो E2 इधर गुना में, इधर कर दीजिएगा भाग में, तो हो जाएगा E1 बटा E2। अब बराबर में इधर केवल 2 बच जाएगा और इधर से क्या चला जाएगा, बटे में 1, तो बन जाएगा 2 बटा 1। तो इस प्रश्न का भी जवाब होगा हमारा 2:1। तो पहले देख लीजिए 2:1 कहाँ पर है, ऑप्शन सी में है। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ पर इस प्रश्न में कि E1 और E2 का के बीच कोण कितना होगा। तो E1 और E2 के बीच का कोण बताते कितना होगा। देखिए यहाँ से E1 का जो डायरेक्शन होता है वो आपका पॉजिटिव x डायरेक्शन में होता है और जो E2 का जो दिशा होता है वो आपका नेगेटिव x डायरेक्शन में होता है। अगर इन दोनों लाइन को एक जगह ला कर के इस प्रकार से खींचें तो आपको मालूम होगा कि इन दोनों के बीच में जो कोण बन रहा है वो 180 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 180 डिग्री का। ठीक है, तो हमारा E1 इधर है, E2 इधर है, तो दोनों के बीच में कोण कितना बन रहा है, 180 डिग्री का। अब 180 डिग्री तो ऑप्शन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, तो 180 को हम लिख सकते हैं पाई। कितना लिख सकते हैं, पाई। तो यानी कि E1 और E2 के बीच का कोण यानी थीटा बराबर हो जाएगा हमारा पाई। ठीक है, तो जिस ऑप्शन में 2/1 और पाई रहेगा वही हमारा सही आंसर होगा। तो देखिए यहाँ से पाई 3 ऑप्शन में है। ठीक है, और हमारा आंसर सही क्या है, E1 और E2 का अनुपात 2:1, तो 2:1 यहाँ पर है और पाई भी इसमें। इसका मतलब सही आंसर हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युतीय क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण क्या होगा। जो जानते हैं उसका सही आंसर अपने कमेंट बॉक्स में लिखकर सेंड करेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो ध्यान से देखें तो इस प्रश्न का क्या जवाब होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से इस प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें एक विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण कितना होगा। तो बल आघूर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है टाउ बराबर P क्रॉस E। ठीक है, ये हो गया हमारा सदिश रूप। बल आघूर्ण बराबर होता है टाउ बराबर P क्रॉस E। इसको अदिश रूप में लिखें, परिमाण के रूप में लिखें केवल, तो टाउ बराबर होता है PE साइन थीटा। तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू हमारा दे दिया है। थीटा होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P और E के बीच का कोण। तो यहाँ पर P और E के बीच का कोण दे दिया 90 डिग्री, तो इसमें रख दीजिए यहाँ पर। तो PE साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, तो PE गुना में 1 करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा PE। यानी कि जब कोई विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसका आघूर्ण हो P और विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान होगा PE। तो देखिए कहाँ पर है ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है PE। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका P आघूर्ण वाला एक विद्युतीय द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है, तब इस पर लगा बल आघूर्ण होगा।
तो इस पर लगने वाला बल आघूर्ण भी आपका पीई के बराबर होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 4 के जैसा ही है। इसमें भी अगर आप फॉर्मूला लगाएंगे टॉ बराबर पीई साइन थीटा, थीटा यहाँ पर भी दे दिया आपको 90 डिग्री, तो पीई साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू हो गया 1, तो टाउ का वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर हमारा पी ई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि पी आघूर्ण वाला द्विध्रुव अधिकतम बल आघूर्ण तब अनुभव करेगा जब पी तथा ई के बीच कोण होगा। यानी कि इसमें पूछ रहा है आपको कि एक विद्युत क्षेत्र है, एक समान विद्युत क्षेत्र है जिसमें आपका विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव है। तो यह विद्युत द्विध्रुव इस विद्युत क्षेत्र में कब अधिकतम बल आघूर्ण यानी टाउ का अनुभव करेगा, यानी कि टाउ मैक्स कब होगा, किस थीटा के किस मान पर होगा, ये आपसे पूछ रहा है। थीटा का वैल्यू पूछ रहा है आपको। तो चलिए थीटा का वैल्यू निकालते हैं। तो आपने देखा है कि टाउ बराबर जो होता है हमारा फॉर्मूला वो होता है पी ई साइन थीटा। अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा, यानी टाउ का वैल्यू थीटा पर निर्भर कर रहा है, और थीटा के पहले क्या लगा हुआ है साइन। तो साइन का अधिकतम मान किस डिग्री पर होता है, तो आपको मालूम होगा, पूछेंगे फटाक से जवाब दे दीजिएगा सर 90 डिग्री पर होता है। ठीक है, तो जब 90 डिग्री पर होता है तो टाउ का भी वैल्यू अधिकतम कहाँ पर होगा, 90 डिग्री पर होगा। यानी कि जब पी और ई के बीच का कोण 90 डिग्री होगा तब हमारा द्विध्रुव किसी विद्युत क्षेत्र में अधिकतम बल आघूर्ण का अनुभव करेगा। यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, एक वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से 100 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु ए तथा बी स्थित है। ठीक है, ए अक्षीय बिंदु है जबकि बी निरक्षीय है। देखिए हमने दूसरा या तीसरा प्रश्न किया होगा तो उसमें आपको मैंने बताया था, ठीक है, कि एक विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से बोल रहा है विद्युत द्विध्रुव के केंद्र, तो मध्य बिंदु को हम लोग केंद्र बोलते हैं। ठीक है, इससे 100 सेंटीमीटर की दूरी पर, ठीक है, कितने पर बाबू, 100 सेंटीमीटर की दूरी पर एक दूसरा बिंदु है जिस पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई। ठीक है, और एक दूसरा बिंदु है मध्य बिंदु से जो कि निरक्षीय पर स्थित है, और इसका भी मध्य बिंदु ओ से दूरी है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी ये आपसे पूछा जा रहा है। इस बिंदु पर कितनी होगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये आपसे पूछा जा रहा है, जबकि निरक्षीय पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ई दे दिया है। ठीक है, अब समझिए, यहाँ से हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में कि ई अक्षीय बराबर होता है ई निरक्षीय। इसका मतलब क्या हुआ कि विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसका 2 गुना होता है। कितना गुना होता है, 2 गुना। तो अब समझते हैं हम लोग, ई अक्षीय का मान दे दिया यहाँ पर ई, तो ई अक्षीय की जगह पर ई रख देंगे, और हमको निकालना ई निरक्षीय। तो ई निरक्षीय में गुना में क्या है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, ई निरक्षीय, ई निरक्षीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा E/2, यानी E/2। तो देख लीजिए यहाँ पर E/2 कहाँ पर है। अच्छा, इसमें यहाँ पर माइनस लगा के ऑप्शन में दिया हुआ है। तो अभी देखिए हमने आपको बताया था पिछले प्रश्न में
कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति पर जो होती है उसका दिशा होता है धन आवेश की तरफ, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होती है। किधर होती है? पॉजिटिव एक्स अक्ष की ओर होती है, ठीक है। और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति पर होती है उसकी दिशा निगेटिव एक्स डायरेक्शन में होती है। इसका मतलब है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में होता है। तो दोनों जब एक दूसरे की विपरीत दिशा में होगा तो हम उसके लिए माइनस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? साइन माइनस यूज करते हैं। तो ई निरक्षीय बराबर हो जाएगा माइनस ई बटा 2। तो देखिए कहाँ पर लिखा हुआ है माइनस ई बटा 2। तो ऑप्शन डी में आपका लिखा हुआ है माइनस ई बटा 2। इसका आंसर हो जाएगा माइनस ई बटा 2, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को किस कोण पर काटती हैं। तो जो सही से थ्योरी पढ़े होंगे इस चैप्टर का उसको मालूम होगा कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नहीं काटती है, ठीक है। किसी भी कोण पर नहीं काटती है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न हम लोग आगे बढ़ते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। तो इस प्रश्न का आपको सही जवाब जानने के लिए आपको कुछ रिलेशन जानना पड़ेगा। वो क्या रिलेशन है देखिए यहाँ से आपको मालूम होगा कि एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU, ठीक है। और विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक में होता है का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितने ESU के बराबर होता है, यही इस प्रश्न में पूछ रहा है। तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। जब एक कूलाम में इतना ESU होता है तो इतना कूलाम में कितना ESU होगा, तो इतना गुना इतना कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और गुना में 3 × 10⁻9, ठीक है। तो इस प्रश्न का आपका सही जवाब हो जाएगा 16 या 48, यानी कि 48। और एक अंक के बाद पॉइंट यहाँ लगा दीजिए। अब -19 और यहाँ पर है 10 की घात -19 और 10 की घात 9, तो 19 में से 9 चल जाएगा, 10 बचेगा। और 19 के पास माइनस चिन्ह लगा हुआ है तो गुना में कर देंगे 10 की घात -10। तो इतना हमारा आंसर हो जाएगा ESU में, ठीक है। तो इस प्रश्न में अगर आप देखेंगे डायरेक्टली तो 4.8 कहीं नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 4.78, तो ये लगभग 4.8 के बराबर लिखा हुआ है। गुना में 10 की घात -10, तो यहाँ पर भी 10 की घात -10। इसका मतलब है 9 नंबर के प्रश्न का जो जवाब होगा वो होगा ऑप्शन ए नंबर 4.78 × 10⁻10, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट प्रश्न में बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि एक विद्युतीय द्विध्रुव दो विपरीत आवेशों से बना है जिनके परिणाम 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम है और उनके बीच की दूरी 2.5 × 10⁻10 कूलाम है, 10 मीटर है, ठीक है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होगा। तो देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का जवाब को जानने का कोशिश करते हैं, ठीक है। इस प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि एक विद्युत द्विध्रुव दिया हुआ है, ठीक है, जिसकी आवेश की मात्रा भी दी हुई है। तो एक आवेश का मात्रा है +3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। कितना दिया हुआ है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। और इसके बीच का दूरी दे दिया है 2.5 × 10⁻⁻10 मीटर। तो
3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम से 2.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर की दूरी पर एक दूसरा आवेश दिया हुआ है जिसका मात्रा है -3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कितना होगा। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं। अब P बराबर होता है 2QL। ठीक है, कितना होता है बाबू? 2QL। अब समझिए यहाँ जो 2L लिखा हुआ है और जो हमारा यहाँ पर Q है, तो ये 2L को बोलते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव का बीच का दूरी या विद्युत द्विध्रुव का दूरी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की जो दूरी दी हुई है वो दी हुई है आपकी 2.5। कितना दी हुई है? 2.5। तो इस 2L की जगह पर हम लोग 2.5 यूज करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 2L की जगह पर हो गया 2.5 इंटू 10⁻⁻10 इंटू में Q। तो इन दोनों जो ये Q का वैल्यू है ये भी Q का, एक प्लस में एक माइनस में, तो प्लस में रहे माइनस में उससे मतलब नहीं है, लेकिन वैल्यू कितनी है? 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब इस Q की जगह पर इस वैल्यू को रख के गुना कर देंगे। तो इस वैल्यू को रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3.2 इंटू 10⁻⁻19। अब इन सभी को जब गुना करेंगे तो आपका आंसर लगभग में आएगा 8.0 इंटू में 10⁻⁻29। ठीक है, अब इस ऑप्शन में देखेंगे कहीं पर तो आपको ये ऑप्शन दिखेगा नहीं, तो आपको दो ऑप्शन दिखेगा 10⁻⁻19 वाला, एक ऑप्शन बी और एक ऑप्शन सी, और ये दोनों लगभग 8.0 इंटू 10⁻⁻29 के बराबर ही लिखा हुआ है। तो इसमें से जो पहले आएगा उसको हम लोग टिक करेंगे। तो इसमें से जो पहले आ रहा है वो है हमारा 7.68 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम मीटर। तो ये हो गया हमारा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए दोस्तों, आपका आज का लेक्चर यहीं तक है। फिर हम लोग प्रश्न नंबर 11 से आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस को लाया जा सके और इस सीरीज़ से आपका लगभग सारा प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।